नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये क्लास स्टार्ट करने से पहले डालते हैं कुछ नजर फैक्ट्स पे जो न्यूज में चल रहे हैं। देखिए, पहला है न्यूज, आनंद चंद्र काशन एमआईटी के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। एमआईटी, ये है अनंत चंद्र काशन, ठीक है। देखिए, ये पहले भारतीय जो होंगे एमआईटी के प्रोवोस्ट नियुक्त किए गए हैं, पहला भारतीय, ठीक है। एमआईटी कहाँ है? एमआईटी यूएसए में है, ठीक है ना। एमआईटी का फुल फॉर्म मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि एमआईटी इज बेटर देन आईआईटी, ठीक है। एमआईटी इज बेटर देन आईआईटी। जो हमारे इंडिया में आईआईटीज है, आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, आईआईटी, ठीक है। ये बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंडिया का, लेकिन इससे भी बेस्ट एमआईटी को माना जाता है ऑन बिहाफ ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च कह लो या प्लेसमेंट कह लो या फिर या वर्ल्ड के ग्लोबली रैंकिंग कह लो, ठीक है। तो एमआईटी का किससे अच्छा है? आईआईटी से, ठीक है। तो इन्हीं का, इसी एमआईटी का किसको चुना गया है? अनंत चंद्र काशन को क्या प्रोवोस्ट चुना गया है, ठीक है ना, पहली बार। ये है न्यूज में। अगला, पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरण्य ऋषि मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की उम्र में निधन। देखिए, ये है हमारे अरण्य ऋषि मारुति चितमपल्ली। ये इनको पद्म विभूषण दिया, सॉरी पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। पद्मश्री दिया गया था और इनका 93 वर्ष में यानी 93 साल में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये 93 साल के थे और निधन हो गया इनका। ये किसके लिए काम करते थे? पर्यावरण को संरक्षण के लिए काम करते थे, ठीक है ना। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए काम करते थे, ठीक है। इनका 93 साल के एज में क्या हुआ है? मृत्यु हो गया है, ठीक है। और कहाँ का रहने वाले थे? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अब बात करते हैं इनको क्या मिला था? पद्मश्री। अगर आप लोगों को कह दिया जाए जो भारत के जो टॉप पदक है, ठीक है, जैसे इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है, एक सम्मान है, ये भारत की तरफ से मिलता है, सजाए क्रम में सजाए। पहला है भारत रत्न, उसके बाद है विभूषण, उसके बाद भूषण, उसके बाद श्री यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये है क्रम 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा भी तो ऐसे ही आएगा, पूछेगा नहीं, ज्यादा नहीं पूछेगा। ये 3-4 तो टॉप का आपको याद रहना चाहिए। ये कौन है? ये अरण्य ऋषि मारुति चितमपल्ली, जिनको 93 के एज में अभी जस्ट मृत्यु हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। आगे देखिए, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को, अगला न्यूज, 2023 के मानसून के मौसम में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से होने वाली तबाही से निपटने के लिए 2006.40 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा उठाया गया है। अमित शाह, ये अमित शाह कौन है? ये भारत के गृह मंत्री, ठीक है। कौन है? गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। कौन? गृह मंत्री, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में किसके लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए 2006 करोड़ क्या मंजूरी दिया इन्होंने? जो भी 2023 के आपदा में यानी मानसून के मौसम में बाढ़,
भूस्खलन और बादल फटने से जो नुकसान और तबाही हो रहा है उससे निपटने के लिए इन्होंने एक राशि जारी की है, और राशि कितना है? 2006 करोड़। ठीक है। और कौन क्या है? अमित शाह। अच्छा एक बात बताओ, क्या बिहार में नहीं होता है क्या ऐसा त्रासदी? बिहार में हर साल बाढ़ आता है, ठीक है। उसके निपटने के लिए तो ऐसे कमेटी नहीं बैठती है। तो वही बता रहा हूँ मैं आप लोग को, हमारे आके जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी नींव जो है क्या है, कमजोर है। ठीक है। ये अपने रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं, हमारे बिहार के विकास के लिए ये कुछ सोच नहीं रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे, अगला न्यूज। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल गंगा संवर्धन अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान बताया था आप लोग को 2 दिन पहले में, कहाँ चल रहा है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान। अब जल गंगा संवर्धन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जितनी भी गंगा है वहां पे मध्य प्रदेश में, गंगा मतलब नदियां है, उनके जल को सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। और चाहे जल वो तालाब का हो, झरना का हो, नदी का हो या वेटलैंड्स का हो। ठीक है। अब मध्य प्रदेश से याद आ रहा है, मध्य प्रदेश का सीएम कौन था? मोहन यादव। मोहन यादव। यहाँ पे बताया था आप लोग को मैं 3 नई टाइगर रिजर्व, माधव, दुर्गावती, रत्तापानी, रत्तापानी। ठीक है। ये 3, यहाँ पे टोटल 9 टाइगर रिजर्व है, पहले 6 थे। ठीक है। अभी 3 बढ़ के कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? 9 टोटल टाइगर रिजर्व इन एमपी। 9 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में टोटल 9। ठीक है। याद रखना आप लोग इस चीज को। आप लोग को और बताया था मैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन सी नदी बहती है वहां पे? गंगा नहीं बहती। ठीक है। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। ठीक है। ये कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन में। और इसी नदी के किनारे क्या लगता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला। ठीक है। कहाँ पे? उज्जैन में। कुंभ मेला कहाँ? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। और कुछ था इसमें? चलिए इसमें इतना ही, आगे। किस राज्य ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने के फैसला किया है? ई वोटिंग मतलब मोबाइल से ही आप वोट दे सकते हो। ठीक है। तो कौन सा राज्य है ये? देखिए, ये करंट अफेयर से काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, या बिहार बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो रहा है, बिहार एसएससी के आने वाला है। ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा बिहार। अब धीरे धीरे क्या है, पूरा भारत में ये प्रणाली लागू करने की बात चल रही है। तो वोटिंग, जो ई वोटिंग, घर से बैठे बैठे आप वोट कर सकते हो एंड्रॉयड फोन से। ठीक है। तो बिहार से, तो बिहार में और कुछ बताया था ना आप लोगों को? एक बताया था आप लोगों को मैं, बिहार में ही शेर प्रजनन केंद्र, शेर प्रजनन केंद्र बन रहा है। वो कहाँ पे बन रहा है? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। ठीक है। एक और बताया था, जल मेट्रो, जल मेट्रो, वाटर मेट्रो कहाँ पे? पटना में। पटना में पटना जल मेट्रो। ठीक है। किस लिए? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? बिहार में ही। ठीक है। पूछेगा ये क्वेश्चन, खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? यूथ गेम, एक था खेलो इंडिया बीच गेम। ठीक है। ये कहाँ हुआ था? दीव में। ठीक है। दीव में। ये भी पूछ सकता है यहाँ का टॉपर कौन था? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है। और क्या बताया था आप लोगों को इसमें? हाँ, कैमूर टाइगर रिजर्व, कैमूर टाइगर रिजर्व
कैमूर, जो काफी अभी जो रिसेंट में हुआ है वही बता रहा हूँ आप लोगों को। कैमूर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसमें इतना ही, आगे। स्माइल योजना किस मंत्रालय के पहल है? अब योजना क्या है? देखिए, ये जो मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो इसमें क्या है? स्माइल ये एक मुहिम है, ठीक है, योजना है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक पहल है, ठीक है। इसमें क्या है, जो बेगर है, भीख मांगते हुए जो लोग हैं वो हो गए, फिर या कह लो आप ट्रांसजेंडर हो गए, ठीक है। ट्रांसजेंडर यानी भीख मांगने वाले लोग, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर, क्या इनको क्या बनाएंगे? इनको सशक्तिकरण बनाने के लिए, सशक्तिकरण बनाने के लिए यानी भिक्षावृत्ति में लगे लोग, ट्रांसजेंडर लोग के उत्थान और पुनर्वास के लिए, उत्थान और पुनर्वास के लिए ये योजना है स्माइल। ये पूछ सकते हैं स्माइल योजना क्या है, तो भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडर के उत्थान और पुनर्वास के लिए ये योजना है, बस इतना याद रखना, ठीक है। क्या है? उत्थान और पुनर्वास के लिए ये योजना है। कौन सा? स्माइल। किसका? भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडरों का। आगे 2025 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रैंकिंग इन 2025, ठीक है। इसमें इंडिया का 71वां स्थान है, ठीक है। अब इंडिया का पूछे हो तो आप इंडिया का 71वां स्थान है, तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का कितना है इसमें? 101वां, ठीक है, एक से एक वा। पड़ोसी देश तो एक और है चीन, इसका कितना है? 12वां, इसका अच्छा है, ठीक है। चीन का काफी अच्छा रैंक है इसमें, ठीक है ना। और कुछ सूचकांक अभी बहुत थोड़ा कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था एक सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम सुना होगा आप लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाल इंडेक्स, ठीक है। एक वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स होता है एक, बताएंगे भारत का, सॉरी, प्रेस फ्रीडम रैंक होता है, प्रेस फ्रीडम रैंक, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स नहीं होता है, प्रेस फ्रीडम रैंक। इन दोनों में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का रैंक क्या है? प्रेस फ्रीडम में भारत का रैंक क्या है? ठीक है। ये सब जानना जरूरी है, एग्जाम में यही सब पूछता है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा है, रिपीटेड है ये, ठीक है ना। इसमें 118वां है हैप्पीनेस में, और प्रेस फ्रीडम में 151वां, ठीक है ना। देखिए कुछ कंट्री का नाम है, जैसे फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है ना। स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, तो इनका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रैंकिंग में स्थान क्या है इनका? स्वीडन का, फिनलैंड का, डेनमार्क का। देखिए तो स्वीडन का है पहला, फर्स्ट, इसका फिनलैंड का सेकंड। वर्ल्ड में ऊर्जा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन का पहला है, फिनलैंड का सेकंड है, डेनमार्क का थर्ड है, ठीक है।
इतना याद रखना आप लोग, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। एक, हाँ, एक हंगर इंडेक्स है। हंगर, कुछ दिन पहले बताया था मैं आप लोगों को। हंगर इंडेक्स अभी 2025 वाला निकला नहीं है, लेकिन 2024 में इसका रैंक था इंडिया का 105वां। आप लोग याद रखना, 105वां। ठीक है, इसमें इतना ही आगे। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस देश में शुरू किया गया? देखिए क्वेश्चन में पिछले क्लास में बताया था, ऑपरेशन सिंधु किस देश में शुरू किया गया है? ईरान में। किस लिए किया गया है? तो ईरान में भारत के लोग जितने भी फंसे हुए हैं, वहां पे युद्ध जो छिड़ गया इजराइल के साथ, ठीक है, तो उस युद्ध के चलते वहां के लोग, वहां से हमारे इंडिया के लोगों को एयरलिफ्ट करके इंडिया वापस लाया जा रहा है। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया जा रहा है? ईरान में। किसके द्वारा? इंडिया द्वारा, भारत द्वारा। ठीक है। क्यों चलाया जा रहा है? इंडिया के फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर था, कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ये ऑपरेशन सिंधु है। ठीक है। अब ये एक ऑपरेशन चलाया इन लोगों ने, किसने? ईरान ने। ऑपरेशन टू टू प्रॉमिस थ्री। प्रॉमिस थ्री रिटालिएशन दे रहे हैं किसको? इजराइल को। किसको? कौन सा ऑपरेशन को रिटालिएशन दे रहे हैं? रिटालिएट कर रहे हैं। ईरान है जो ऑपरेशन चलाया किसके ऊपर? ओवर, मतलब किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर। ठीक है। इजराइल भी एक ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम क्या है? बताया था पिछले क्लास में, राइजिंग लाइन। राइजिंग लाइन किसके? बाय इजराइल। किसके ऊपर? किसके ऊपर? तो ईरान के। ओवर ईरान। ईरान के ऊपर। ठीक है। राइजिंग लाइन कौन चलाया है? इजराइल। इसमें इतना ही, आगे। ऑपरेशन सिंधु किसने चलाया है? भारत। कहा? ईरान में। एंगुलेट जानवरों की आबादी के आधार पर भारत में कौन सा बाघ अभयारण्य शीर्ष बाघ निवास स्थान बन गया है? अंगुलेट जानवर। अब अंगुलेट जानवर क्या होता है? वैसे जानवर जो शाकाहारी होता है। ठीक है, शाकाहारी होता है, और वो कहाँ बात हो रहा है? बाघ निवास स्थान, यानी अब बाघ अभयारण्य की बात हो रहा है, और शाकाहारी जानवर वहां पे रहते हैं। इट्स मीन कि वहां के बाघ और शेरों को भरपूर मात्रा में शिकार करने के लिए भोजन मिल रहा है। ठीक है। तब भी वहां पे ये वाले अंगुलेट जानवर जो है, अंगुलेट जो शाकाहारी जानवर है, जो रहने के लिए आबादी का काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अंगुलेट जानवरों की जो रहने के लिए काफी इनके लिए अनुकूल हो गया है। तो कहाँ है? कान्हा। ये कहाँ है? एमपी में। ये एमपी यानी मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बाघ अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य। कान्हा बाघ अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट। कुछ दिन पहले बताया था आप लोगों को, कैपिटल ऑफ टाइगर। टाइगर कैपिटल कहा जाता है किसको? कर्नाटक को। कर्नाटक के बेंगलोर में। कर्नाटक को टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है। कर्नाटक के बेंगलोर टाइगर कैपिटल देख लेना, बताया था मैं आप लोगों को। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब हम बांटेंगे इसको, ठीक है ना। सबसे ज्यादा टाइगर के हिसाब से, मतलब कि 3 राज्यों का नाम बताऊंगा आप लोगों को जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश, प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक और उत्तराखंड। ये टॉप 3 है इंडिया में जहां पे टाइगरों की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है। अंगुलेट जानवर तो समझ गए होंगे आप लोग, शाकाहारी जानवरों की बात हो रही है। अच्छी बात बताइए, जो हमारे देश में फारसी भाषा आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है? फारसी भाषा, फारसी भाषा जो हमारे देश में आया हुआ है कहाँ से आया? पर्सिया से।
अब पर्सिया किसको कहा जाता है? पर्सिया ईरान का ही पुराना नाम है, पर्सिया यानी फारसी भाषा, जिसको पारसी भी कहते थे। ठीक है, वहीं से फारसी भाषा आया इंडिया में। ठीक है, पहले के राजा महाराजा के दरबार में फारसी भाषा ज्यादा बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहाँ से आया है फारसी भाषा? ईरान से। ईरान में भी क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, किसके साथ? इजराइल के साथ। ठीक है, ईरान संकट में है कि इजराइल संकट में, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को काफी मतलब कि युद्ध स्तर पे ही युद्ध हो रहा है। ठीक है ना, इसमें यूएस क्या किया है? पैर डाल दिया है, किसके तरफ से? इजराइल की तरफ से। कौन सा संगठन 2027 तक रूसी गैस आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रहा है? ठीक है, कौन सा संगठन की बात हो रही है? ठीक है, तो संगठन रूस से कौन रूठा हुआ है, पहले जानेंगे। रूस से रूठा कौन है? यूरोप के लोग। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, क्या किया इन लोगों ने? प्रतिबंध लगाने का, रिस्ट्रिक्शन लगाने का, बैन लगाने का क्या किया है? रशियन गैस को से इंपोर्ट करने पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, कौन? यूरोपियन संघ। अब यूरोपियन संघ में कितने देश होते हैं? 27 कंट्री है, 27, 27 देश। ठीक है, यूरोपियन संघ में कितने देश है? 27। और इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बेल्जियम, बहुत बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम। ठीक है, इसका हेड कौन है? हेड यूरुला वान डेर ली, उरुला वान डेर ली, यही होना चाहिए, देख लेना आप लोग एक बार, उरुला वान डेर ली। ठीक है, इसमें इतना ही। इस क्लास को हम जल्दी खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है मुझे कहीं जाना हो। भारत और किस देश ने कृषि सहयोग पर पहले संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की है? भारत, मतलब इस कृषि सहयोग पर पहले संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की है, तो भारत तो है ही, तो कौन से देश के साथ किया है कृषि सहयोग पर पहला संयुक्त कार्य समूह बैठक? तो यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन कौन है भाई? यूक्रेन की भी अलग लड़ाई चल रही है, किसके साथ? यूक्रेन के साथ रूस, यूक्रेन के साथ रूस से लड़ाई चल रही है, बहुत दिन से चल रही है। ठीक है, यहाँ के यहाँ के जो प्रेसिडेंट जिसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने कसम खाई है, कसम क्या खाई है? जब तक यूक्रेन के लोग शांत ना हो जाए, यानी शांति में ना आ जाए, तब तक ये क्या करेंगे? कैसा भी कपड़ा पहनेंगे, मतलब कि एक वैसे कपड़े पहनते जैसे टी शर्ट पहन के निकल जाएंगे ये। ठीक है, हमेशा टी शर्ट वेयर करके रहते हैं ये एक ऐसा नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट वाला जो कहते हैं ना रुआब, वो इनके पास नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि जब तक यूक्रेन शांति में ना आ जाए तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, राष्ट्रपति की तरह नहीं रहूंगा। क्या नाम है उनका? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, यूक्रेन के क्या है? प्रेसिडेंट है। इसका कैपिटल कहाँ है यूक्रेन का? कीव। यूक्रेन का कैपिटल कीव। देखिए ध्यान से, कोई छूट ना जाए। ठीक है, कुछ चीजें छूटेगी तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ईरान के पर्सिया वाली बात बता रहा था आप लोगों को। कीव ईरान की राजधानी, राजधानी किस, सॉरी, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। ठीक है, इसमें इतना ही आगे, बहुत सारी चीजें छूट भी जाती है, कितना आदमी बताए एक बोर्ड पे। ठीक है, सिपरी वर्ष पुस्तिका 2025 के अनुसार किन दो देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है?
परमाणु हथियार की बात हो रही है। सबसे किसके ज्यादा, किसने निकाला है? सिपरी एक ईयरली एक बुक निकालता है, ठीक है, पुस्तिका। विच टू कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज पर द सिपरी ईयर बुक 2025, ठीक है। किसके पास है? रसिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा रसिया और अमेरिका के पास है, ठीक है। तो रसिया के पास कितना है? रसिया के पास 5,580, ठीक है, और 5,044 अमेरिका के पास। 5,580 जो है ये किसके पास है? रसिया के पास। रूस के पास क्या है? परमाणु वेपन्स, परमाणु हथियार, ठीक है। और ये किसके पास है? यूएसए यानी अमेरिका के पास क्या है? परमाणु हथियार। ये टॉप 2 में बैठे हुए ये लोग है, ठीक है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में दूसरे देशों को डराते हैं। किससे? परमाणु हथियार से। मतलब कि जितने ज्यादा पावर उतना ही क्या? शांति। ऐसा मानना है इन लोगों को। जितना पावर होगा, जितना ही मेरे पास पावर होगा, आसपास के लोग क्या होंगे? शांत होंगे। कहना इनका यही है, ऐसा होता भी है, ठीक है ना। आगे, हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवटोवी लेवटोवी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? देखिए ये क्या है? ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है। ये अभी तुरंत फटा हुआ था, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा देश में है, ये क्यों चर्चा में है? ज्वालामुखी है, का नाम है, क्या नाम है इसका? लेवटोवी लाकेलकी। माउंट लेवटोवी लाकेलकी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है, ठीक है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। एक और ज्वालामुखी है जो यहाँ पर सक्रिय है, उसका नाम कोई बताएगा? उसका नाम अनक करकाटोआ, अनक कारकाटोआ, अनक कारकाटोआ, ठीक है। ये क्या है? ज्वालामुखी है, ये भी हमेशा फटता रहता है, ठीक है, हमेशा फटता रहता है। ये भी कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है ना। इसमें इतना ही। आगे, लाख कीट मुख्य रूप से दुनिया में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए लाख कीट, लाख इंसेक्ट्स की बात हो रही है। लाख इंसेक्ट्स आर मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड? कि दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये होता क्या है? ये एक तरह के कीट है, ये ना एसिड छोड़ते हैं, एसिड्स, ठीक है ना। कौन सा एसिड छोड़ता है ये लोग? तो लका एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लका एक, लका एक, लका एक एसिड, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री में पाया जाता है, साउथ ईस्ट, म्यांमार, म्यांमार आता है, म्यांमार आता है साउथ ईस्ट एशिया में। और देशों का नाम आप लोग खुद पढ़ लोगे, मैं बता दूं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है। बाकी देख लेना आप लोग। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों का नाम है, ठीक है। ये लाख कीट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में। ये क्या करते हैं? लैकेइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मतलब छोड़ते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आगे की क्लास हम वापस कल फिर आएंगे और फिर से आप लोगों को कुछ बताएंगे एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है, अन्य से रिलेटेड सारी बातें। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान देंगे तो एग्जाम्स इतना टफ नहीं होता जितना लोग इसको टफ बना देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।